ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जो बड़े इवेंट्स थे, पहला लोकसभा चुनाव और दूसरा जो यूनियन बजट था, दोनों इवेंट अब यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और मार्केट धीरे धीरे अब वॉलेटिलिटी जो है वो कम होने लगी है। इन सब के बीच में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर के, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निफ्टी विक्स का चार्ट आप देख सकते हैं। निफ्टी विक्स का जो चार्ट होता है वो हमें ये बताता है कि मार्केट आने वाले समय में किस प्रकार से रिएक्ट करेगी वॉलेटिलिटी को लेकर के। ये निफ्टी विक्स में अगर जो इंडेक्स की वैल्यू होती है वो जितना कम होगा यानी मार्केट उतना ही कम वॉलेटाइल होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, मैंने एक दिन का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो आज 24 जुलाई को जो निफ्टी में अगर आप देखेंगे निफ्टी विक्स में, तो लगभग 0.8% का गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं आपको पिछले 5 दिन का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से लगभग 20% का यहाँ पर निफ्टी विक्स में गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं पिछले 1 महीने का अगर आपको दिखाऊं और उसके बाद से पिछले 6 महीने का आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप निफ्टी विक्स जो हाई पॉइंट बनाया था ये कब का था, ये आप देख सकते हैं ये इलेक्शन के समय का था। यानी उस समय मार्केट जो था वो अनसर्टेन था कि किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा या फिर निगेटिव की तरफ जाएगा। क्योंकि इस समय इलेक्शन एक बड़ा इवेंट था और इसकी वजह से वॉलेटिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इस समय यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब बजट को लेकर के चीज़ें चल रही थी इसलिए भी यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा सा हाई दिख रहा था। लेकिन अब देखिए वॉलेटिलिटी जो है वो धीरे धीरे इंडिया विक्स का जो चार्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और एक दिन के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज भी देख सकते हैं 0.8% ये नीचे डाउन हुआ है। ये वैल्यू जितना कम होती जाएगी मार्केट उतना धीरे धीरे स्टेबल होने की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी ये संकेत दे रहा है कि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट से वो अब धीरे धीरे समाप्त होगी और मार्केट धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगेगा। बीएसई सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखते हैं तो आज के दिन मार्केट जो है वो 0.35% से नीचे गिरा है। अगर मैं आपको पिछले 1 वीक का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले 1 महीने का दिखाऊं तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि पिछले 2 दिन से जब अगर आप देखेंगे जो यूनियन बजट पेश किया गया था उसके बाद से लगातार 2 दिन से मार्केट निगेटिव में बंद हो रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं कहा जाएगा, सिर्फ 280 पॉइंट आज के दिन में यहाँ पर निगेटिव है और कल के दिन में भी थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पर देखने को मिला था। अगर हम लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि जब से यूनियन बजट पेश किया गया उसके बाद से 2 दिन से मार्केट एक तरीके से वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है और मार्केट थोड़ा सा निगेटिव में भी जाकर के बंद हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे 23 जुलाई 2024 को यहाँ पर यूनियन बजट पेश किया गया था। अगर मैं आपको FII का डेटा दिखाऊं जो कि करोड़ में है, यानी कि कितना मार्केट में इनफ्लो हुआ और कितना मार्केट से आउटफ्लो हुआ। किसी भी कंपनी का शेयर जो होता है उसका प्राइस कैसे बढ़ता है या फिर घटता है, जितना ज़्यादा बाइंग यहाँ पर ऑर्डर प्लेस होगा यानी उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी। जितना डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई चूंकि यहाँ वहाँ पर कांस्टेंट है तो इस वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए उस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से लगातार सेलिंग का ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो उस दौरान क्या होगा, सप्लाई उसकी क्या हो रही है, सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हो रही है। तो सप्लाई और डिमांड के रूल के हिसाब से अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड लगातार घटती जा रही है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर ये हो रही है। अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ 23 जुलाई 2024 को तो ग्रॉस जो परचेज हुआ था FII की तरफ से वो 14,330 करोड़ का हुआ था और सेलिंग जो हुआ था वो हुआ था 17,306 करोड़ का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट से जो पैसा निकला 23 जुलाई को वो लगभग 3,000 करोड़ के आसपास निकल चुका था। ये FII का डाटा है। अगर मैं आपको DII का डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 17,000 लगभग 800 करोड़ का यहाँ पर इनफ्लो देखने को मिला था और आउटफ्लो की बात करें तो 16,380 करोड़ का देखने को मिला था। और यहाँ पर नेट जो परचेज या फिर सेल था वो पॉजिटिव में था। लेकिन अगर FII और DII दोनों का डेटा मिला दिया जाए तो 23 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है निगेटिव में और ये वैल्यू कम है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेल ज़्यादा हुआ था 23 जुलाई को, FII और DII दोनों का डाटा मिला दिया जाए। आज की अगर हम लोग बात करें 24 जुलाई 2024 की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ग्रॉस परचेज
परचेज की बात करें तो मार्केट में इतना इनफ्लो देखने को मिला एफआईआई की तरफ से, और जो सेल देखने को मिला है, जो आउटफ्लो देखने को मिला है, वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लगभग 21,000 करोड़ का देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ पर देखिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर आउटफ्लो हो चुका है, और ये एफआईआई का डाटा है। अगर मैं डीआईआई का बात करूं तो नेट जो इनफ्लो हुआ है वो 17,000 मतलब कि पौने 18,000 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं, और जो यहाँ से आउटफ्लो हुआ है वो लगभग 14,500 करोड़ का हुआ है। और नेट यहाँ पर इनफ्लो की जो बात की जाती है तो लगभग 3,000 करोड़ आप मान सकते हैं। लेकिन अगर एफआईआई और डीआईआई का डेटा अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में देखें तो आज भी मार्केट से आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ये निगेटिव में वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार 2 दिन से मार्केट में जो अगर आप समझें तो लगातार 2 दिनों से मार्केट में से पैसा आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। और ये एफआईआई लगातार 2 दिनों से पैसा निकाल क्यों रहा है? क्योंकि जो यूनियन बजट पेश किया गया है वो पसंद नहीं आया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से लगातार वो रिएक्ट कर रहे हैं और मार्केट से पैसा लगातार निकलता जा रहा है। अगर आप पिछले एक हफ्ते का डेटा देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते से लगातार ऑल टाइम हाई को वो टच करता जा रहा था, लगातार रैली पर रैली आती जा रही थी। उसका कारण ये था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले अगर एक हफ्ते का मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए 15 जुलाई को यहाँ पर एफआईआई का पॉजिटिव में इन्फ्लो था और डीआईआई का निगेटिव में इन्फ्लो था। अगर इन दोनों को अगर हम लोग एडजस्ट भी कर दे तो भी ओवरऑल पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। 16 जुलाई को देखिए यहाँ पर एफआईआई का डेटा पॉजिटिव में था और डीआईआई का डेटा निगेटिव में था। दोनों को अगर हम लोग एडजस्ट कर दे तो भी मार्केट में पैसा इन्फ्लो ज़्यादा हुआ था, यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा था। इसके बाद से 18 जुलाई 2024 का अगर हम लोग डाटा देखें तो एफआईआई का डाटा देखिए 54,500 करोड़ के आसपास है, और डीआईआई का डेटा देखेंगे तो लगभग माइनस में 3,000 करोड़ के आसपास है। तो दोनों का अगर हम लोग एडजस्ट करें तो भी मार्केट में इन्फ्लो ज़्यादा हुआ था। 19 जुलाई का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,500 करोड़ का है, और यहाँ पर डीआईआई का निगेटिव में था। इन दोनों को अगर एडजस्ट भी कर दिया जाए तो भी मार्केट में इन्फ्लो ज़्यादा था। इसी प्रकार से 22 जुलाई का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर 3,400 करोड़ का था इनफ्लो, और यहाँ पर अगर आउटफ्लो बात करें डीआईआई की तरफ से तो वो लगभग 16,500 करोड़ का था, और दोनों को एडजस्ट कर दे तो भी मार्केट में पैसा पॉजिटिव में इनफ्लो हुआ था। इस वजह से लगातार एक हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले 2 दिनों से एफआईआई लगातार पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव होकर के मार्केट लगातार बंद होता जा रहा है। जिस हिसाब से पैसे यहाँ से मार्केट से निकल रहे हैं उतने दर से अगर आप देखेंगे तो मार्केट उतना तेजी से नहीं गिर रहा है। इसका रीज़न ये है, इसको आप निफ्टी विक्स के चार्ट से समझ सकते हैं कि मार्केट अब धीरे धीरे करके स्टेबल होता जा रहा है। पहले मार्केट कैसे रिएक्ट करता था, ऐसे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब मार्केट कैसे चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा अब यहाँ पर कम रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि इस प्रकार से वॉलेटिलिटी अभी भी है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के अब अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए वन टाइम या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका 10 लाख का टारगेट है, आप मार्केट में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस 10 लाख को आपको 10 पार्ट्स में आपको इसको डिवाइड करना होगा। मतलब कि जब आप 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1-1 लाख का यहाँ पर 10 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1-1 लाख का टोटल 10 पार्ट हो जाएगा। अब हमें ये समझना है कि आज के डेट में जो 10 लाख है इसका 20% आपको तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखिए मार्केट किधर की तरफ मूव करेगी ये कोई नहीं बता सकता, कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता। मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। तो टोटल जो 10 लाख है उसका 20% यानी 2 लाख हमें अगर आपके पास है तो तुरंत आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मौका मिल रहा है तो यहाँ से 2 लाख हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे 20%, और बाकी का ध्यान से सुनिएगा, बाकी का जो 50% है, बाकी का जो 50% बचेगा उसे हम लोग SIP के थ्रू आने वाले 5 महीने में इसको इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जो टोटल 10 लाख में से 20% अगर हम लोग निकाल दें यानी 2 लाख निकल चुका, अभी हमारे पास कितना बचा है 8 लाख। इस 8 लाख में से 5 लाख का हम लोग SIP करेंगे, प्रत्येक महीने 1-1 लाख का, 1-1 लाख का SIP करेंगे, यानी आने वाले 5 महीने में ये पैसा हमारा मार्केट पे जा चुका होगा। यानी कि 2 लाख अभी हमने इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख हमने
SIP किया, एक एक मंथ में 1-1 लाख रुपया मार्केट में गया, और उसके बाद से जब 5 मंथ आपका हो जाएगा तो SIP को आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट में कितना पैसा चला गया, 2 लाख अभी का तुरंत, और आने वाले 5 महीने में 5 लाख रुपया चला जाएगा, यानी टोटल 7 लाख चला गया। अब हमारे पास कितना पैसा बचा है, 30% पैसा बचा हुआ है। इस 30% पैसे को हम लोग कब यूज करेंगे, आने वाले 5 महीने तक जब हम पैसे को SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो इन 5 महीनों में कभी ना कभी मार्केट थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। तो जब भी मार्केट डाउन जाता है और अगर लगता है कि यहाँ से हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो जो 30% बचा हुआ है यानी 3 लाख, इसमें से इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 1-1 लाख का 3 पार्ट करेंगे, और जब जब आने वाले 5 महीने में हमें मार्केट थोड़ा सा गिरता हुआ दिखेगा तो हम 1-1 लाख वहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए कि हमने 20% तुरंत यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट मान लीजिए क्रैश हो गया, तो उस समय हमें नुकसान हो सकता है कि हमें सस्ते रेट पर NAV मिल सकता था। देखिए, ये अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। ये भी तो हो सकता है कि 20% मान लीजिए आपने अभी पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया, तो ये चीज़ें कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो 20% हम लोग अगर अभी इन्वेस्ट कर दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये, मार्केट ऊपर भी जाता है तो हमें ये रहेगा कि हमने सस्ते रेट में कम से कम 20% पैसा अपना पहले ही मार्केट में डाल रखा है, और मान लीजिए मार्केट नीचे भी गिर जाता है तो अभी भी हमारे पास 50% SIP वाला पैसा और 30% जब मार्केट नीचे गिरेगा उस समय डालने के लिए पैसा होगा। तो ये 30% का यूज हम लोग तब कर लेंगे जब मार्केट गिर रहा होगा, तो दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब कि आप अगर अचानक से पूरा 10 लाख रुपया एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मार्केट अगर गिर जाता है तो नो डाउट आपको वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो भी आपको यहां पर थोड़ा सा परेशानी देखने को मिलता है। तो यहां से चीज़ों को आपको इस प्रकार से मैनेज करनी होगी कि आने वाले 5 महीने में आपको आपका पूरा पैसा मार्केट में डालना है धीरे धीरे करके, और इसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया। अब हो सकता है आपके पास 10 लाख हो, किसी के पास 1 लाख हो सकता है, तो 1 लाख होगा तो इसको भी आप 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 10-10 हज़ार का पार्ट बनेगा। अब 20% आप तुरंत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 लाख का 20%, 20,000 आप तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए। 50% यानी कि 50,000 रुपये को आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे, यानी 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बनेगा, जो कि SIP के थ्रू आप आने वाले 5 महीने में इसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो 30% बचा यानी 30,000 रुपया, उसे आप होल्ड करके रखेंगे। जब मार्केट गिरेगा उस समय आप उससे वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसके तहत आप अपना पूरा पैसा मार्केट में डाल सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और निश्चित तौर पर अभी निकट भविष्य में कोई भी बड़ा इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। इस वजह से इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही आपको आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम को यहाँ पर प्लानिंग करना होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।